हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। हमारी आज दूसरी क्लास है। कल उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए हमने पहला टॉपिक प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य को कवर किया था। आज सेकंड टॉपिक है कोशिका सिद्धांत, जिसको हम सेल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ठीक होंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है। कोशिका सिद्धांत, कोशिका जीव विज्ञान, यानी जैसे जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी कहते हैं, तो उसमें अगर कोशिका लग जाएगा तो आप सेल बायोलॉजी उसे कह सकते हैं। कोशिका जीव विज्ञान सेल बायोलॉजी में कोशिका सिद्धांत एक मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि सभी सजीव जो जीव हैं वो कोशिका से बने हैं और कोशिकाएं जीवन की बुनियादी संरचनात्मक और संगठनात्मक इकाई होती है। ठीक है, ये तो पूछा जाता है कि मेन पॉइंट है आपका जीवन की बुनियादी संरचनात्मक और संगठनात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोशिका। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं इतना, जीवन की बुनियादी संरचनात्मक और संगठनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इतना ज़्यादा भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और खोजकर्ता। ठीक है, कोशिका सिद्धांत रातों रात तो नहीं बना होगा, बल्कि यह कई वैज्ञानिकों ने वर्षों के शोध का परिणाम है। तो अब इसमें हमने वैज्ञानिक पढ़ने हैं। पहला है रॉबर्ट हुक 1665। इन्होंने कॉर्क के एक टुकड़े में मृत कोशिकाओं को देखा और सबसे पहले कोशिका सेल शब्द का प्रयोग किया। अब कॉर्क क्या होता है? ये होता है आपका पेड़ों की जो बाहरी छाल होती है ना, ठीक है, उसे कॉर्क कहा जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किस में देखा था? कॉर्क के टुकड़े में मृत कोशिका थी, उसमें पहली बार सेल देखा था। ऐसे उसको ब्लॉक की तरह की आकृति दिखी थी। ठीक है, ब्लॉक या आप जो ईंट कहते हैं उसकी तरह भी मान सकते हैं। ठीक है, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक 1674 में इन्होंने पहली बार सूक्ष्मदर्शी के नीचे जीवित कोशिका, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को देखा। तो इन्होंने पहली बार सूक्ष्मदर्शी के नीचे किसको देखा था? जीवित कोशिकाओं में जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को देखा था। फिर आते हैं आपके मैथियास स्लाइडेन 1838। यह एक जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक बॉटनिस्ट थे। उन्होंने विभिन्न पौधों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते। पौधे की बात चल रही है यहाँ, और पौधा किसने दिया होगा? बॉटनिस्ट ने, से सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कौन वैज्ञानिक आ जाएंगे? मैथियास स्लाइडेन 1838। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे भी होंगे। कौन होंगे? थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान 1839। यह एक ब्रिटिश जंतु वैज्ञानी या आप जूलॉजिस्ट कह सकते हैं। उन्होंने जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और बताया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत होती है। कोशिकाओं के बाहर क्या होती है? एक पतली सी परत होती है, जिसे आज हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। उन्होंने स्लाइडेन के साथ मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि सभी जीव, पौधों और जंतु कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बने हैं। जो सभी जीव है किसके बने हैं? चाहे वो पौधे हों या जंतु हो, कोशिकाओं और उनके उत्पादों से, उनके प्रोडक्टों से बने हैं। थियोडोर स्वान और मैथियास स्लाइडेन, ठीक है, इन्होंने आपस में काफ़ी प्रयोग किए थे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक आपको क्लियर होगा। प्लाज्मा झिल्ली, जिसे हम आज प्लाज्मा झिल्ली कह रहे हैं, उसको पहले किसने? थियोडोर स्वान ने बताया था कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत होती है। ठीक है, उसी को देखा, मतलब पतली परत होती है करके देखा किसने? थियोडोर स्वान ने। उसका नाम बाद में आपका प्लाज्मा झिल्ली पड़ा होगा, और किसने रखा होगा वो भी हम आगे देखेंगे जब हमारा प्लाज्मा झिल्ली स्पेसिफिक टॉपिक होगा। ठीक है, फिर है आपका रुडोल्फ विर्चो 1855। स्लाइडेन और स्वान का सिद्धांत यह नहीं बता सका कि नई कोशिकाएं कैसे बनती है। अच्छा, ठीक है, जो नई कोशिकाएं थी वो कैसे बनती है करके स्लाइडेन और स्वान नहीं बता पाए, बस होती है करके बताया उन्होंने। विर्चो ने इस कमी को पूरा किया। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने इस कमी को पूरा किया। उन्होंने लैटिन में एक प्रसिद्ध वाक्य कहा
ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है, क्या कहा, ओमनिस सेल्यूला ई या बोल सकते हो आप, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका अर्थ है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग कोशिकाओं के विभाजन से होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आ सकता है ये पेपर में। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किसने कहा करके आएगा तो क्या कहेंगे आप, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग कोशिकाओं के विभाजन से होती है। फिर आगे आते हैं, आगे देखते हैं शास्त्रीय कोशिकाओं के सिद्धांत यानी क्लासिकल सेल थ्योरी। मूल कोशिका सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, सभी जीवित कोशिका एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी जो भी जिसमें भी जीवन है मान लो ना, वो आपका एक या एक से अधिक कोशिका उसमें होगी ही होगी, ठीक हो गया। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अभी हमने फर्स्ट लाइन यही पढ़ी थी, कोशिका जीवन की क्या होती है, मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, यानी सबसे छोटी संरचना मान लो आप, और जिसमें कार्य हो रहा है आपका, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। सभी नई कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होती है, यानी जो भी आपकी नई कोशिकाएं बन रही है वो पहली जो कोशिका थी उसका जब विभाजन होगा तब नई कोशिका बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिकल सेल थ्योरी के अंतर्गत 3 पॉइंट आते हैं। फिर आता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत, जिसे मॉडर्न सेल थ्योरी भी कहते हैं। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, अब आप 200 साल पहले जो विज्ञान था उसके कंपैरिजन में कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुई होगी ना, ठीक है, 2000 साल पहले या 1000 साल पहले या 500 साल पहले, जो भी है आपका। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, विशेषकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आणविक जीव विज्ञान की खोज के बाद मूल सिद्धांतों को उन्नत किया गया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत में निम्नलिखित तथ्य जोड़े गए। क्या तथ्य थे? पहला तथ्य, ऊर्जा का प्रवाह, जिसे हम एनर्जी फ्लो भी कहते हैं। कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा का प्रवाह या फिर चयापचयी, जिसको हम मेटाबॉलिज्म, और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है, ठीक है। यानी एनर्जी फ्लो में हम क्या लिखेंगे, कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये किसने बताया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत मॉडर्न सेल थ्योरी ने क्या कहा कि कोशिकाओं के भीतर क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, मेटाबॉलिज्म और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होते हैं। दूसरा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए के रूप में आनुवंशिक जानकारी, जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित होती है, ठीक है। तो इसमें जैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, आप ही बताइए कि जो कोशिका विभाजन है, ठीक है, सेल डिवीजन है, उसमें डीएनए का रूप जो होगा वो अपने साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह लेके जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें 2 पॉइंट हो गए, एक क्या, एनर्जी फ्लो बताया मॉडर्न सेल थ्योरी ने, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर है केमिकल कंपोजिशन, समान प्रजातियों की सभी कोशिकाओं की मूल रासायनिक संरचना और मेटाबॉलिज्म गतिविधियां लगभग एक समान होती। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी सभी जो भी समान प्रजाति के सभी कोशिकाओं के मूल रासायनिक संरचना है, ठीक है, बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, ये क्या होगी आपकी, लगभग समान होगी। ये क्या होगी, समान। उसके बाद है उपकोशिकीय अंगों पर निर्भरता, किसी भी जीव की समग्र गतिविधि उसके स्वतंत्र कोशिकाओं की कुल गतिविधि और उनके उपकोशीय अंगों की कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है। यानी जो भी जीव है ना, उसकी पूरी दिन भर की जो भी गतिविधि हो रही है, ठीक है, वो किस पे निर्भर करेगी, स्वतंत्र कोशिकाओं की कुल गतिविधि, उसके अंदर जो सब सेल है, सब सेल ऑर्गन है उसके, ठीक है, वो क्या क्या काम कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट थे जो किसने दिए, मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। मॉडर्न सेल थ्योरी में ये 4 पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा। अब आते हैं कोशिका के नियम, देखे थे हमने,
नियम बोले तो आप क्लासिकल सेल थ्योरी में कहा था ना आपने कि सभी जीवित जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, और कोशिका जीवन की क्या होती है, मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। और हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि सभी नई कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल के विभाजन से उत्पन्न होती हैं। तो कुछ लोगों ने ये बात मानी नहीं, कुछ लोगों ने ये बात मानी नहीं। अब कोई कुछ चीज़ नहीं मानेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अपवाद। क्या कहेंगे, अपवाद। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो बीएससी जेडबीसी होंगे, तो उन्होंने केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी। और एक्सेप्शन से हमारा पुराना रिश्ता है, आप लोगों को पता होगा। तो देखते हैं अब एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। सबसे बड़ा अपवाद विषाणु, जिसे हम वायरस भी कहते हैं। इसमें कोशिकीय संरचना साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल नहीं होते हैं। ये जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये केवल एक मेजबान होस्ट कोशिका के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम विषाणु को ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये विषाणु जो होता है आपका, अगर ये जीवित के शरीर के अंदर नहीं है, बाहर है, तो इसे आप मृत मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, मृत। ना ये प्रजनन कर सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपका जैसे लिखा भी है आपका जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी, जैसे ही ये किस में आ जाता है, सजीव में, लिविंग बींग्स में आ जाता है, तो ये आपका रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसमें मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, और अपनी सारी गतिविधियां उसमें पूरी करता है। और इसमें कोई भी कोशिकीय संरचना सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। जबकि हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि कोशिका सिद्धांत में कहा था जो भी आपके जीव या पौधा है उसमें मिनिमम एक कोशिका तो होगी ही होगी। कोशिका या एक कोशिका या दो कोशिकाओं से मिलके बनता है, कहा था ना हमने। लेकिन विषाणु कहता है मेरे में कोई कोशिका ही नहीं। ठीक है, तो इसमें कोई कोशिकीय संरचना नहीं है, सेल स्ट्रक्चर नहीं है। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल नहीं होता है, साइटोप्लाज्म भी इसमें नहीं होता है। ये जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये केवल एक मेजबान होस्ट कोशिका के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है प्रायोन्स और वायरॉइड्स। प्रायोन केवल संक्रामक प्रोटीन होते हैं, वायरॉइड केवल आरएनए के टुकड़े होते हैं। इनमें कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है, इसमें भी कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, फिर आते हैं संकोशीय जीव, सिनोसिटिक और सिंशियल ऑर्गेनिज्म। कुछ जीव जैसे फफूद को हम राइजोपस भी कहते हैं, और कुछ शैवाल जैसे वुचेरिया में कोशिका विभाजन के बिना केंद्रक का विभाजन होता है, यानी बिना सेल डिवीजन के ही क्या हो जाता है, न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है। इससे वे बहुकेंद्रीय मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, और उनमें स्पष्ट कोशिका भित्ति या झिल्ली का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कोशिका भित्ति या झिल्ली का अभाव हो जाता है। फिर है आपका परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं, मैमेलियन आरबीसीज और चालनी नलिकाएं, सीफ ट्यूब्स इन प्लांट्स। यद्यपि ये जीवित हैं, लेकिन परिपक्व होने पर इनमें केंद्रक न्यूक्लियस और कई अन्य कोशिकांग नष्ट हो जाते हैं। जो आपके मैमेलियंस, आरबीसी और सीफ ट्यूब प्लांट्स होते हैं ना, ये भी आपके होते तो जीवित है, लेकिन परिपक्व यानी मैचुरेशन के बाद इनमें जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस और कई अन्य कोशिकांग नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखना, आपने अगर क्लास अच्छे से सुनी होगी तो आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब आ जाएंगे। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन भी जो आपके एसर्शन और रीजन वाले होते हैं, ठीक है, वही रखे हैं। ऐसे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं रखा है कि आप देखेंगे और चार ऑप्शन आपको मिलेंगे और आप कर लोगे। ठीक है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा दिमाग में। पहला है, ठीक है, यदि आप ए कहते हैं तो इसका मतलब होगा कि अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। यदि आप बी कहते हैं तो अभिकथन ए और कारण बी दोनों सत्य होंगे, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यदि आप सी अपना आंसर देते हैं
तो अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर गलत है, और डी में क्या होगा, अभिकथन ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य है। चलिए अब आगे चलते हैं। पहला प्रश्न, विषाणु जिन्हें हम वायरस भी कहते हैं को कोशिका सिद्धांत का एक प्रमुख अपवाद माना जाता है। सही है? कहीं सुना जैसा लग रहा है ये? विषाणु को कोशिका सिद्धांत का एक प्रमुख अपवाद माना जाता है, बिल्कुल सही। अभिकथन क्या है? बिल्कुल सही। अब कारण देखते हैं। विषाणुओं में एक स्वतंत्र चयापचयी इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म प्रणाली और स्वयं की कोशिकीय मशीनरी का पूर्ण अभाव होता है। बिल्कुल एकदम सही, ठीक है, 100%, यानी दोनों ही आपके क्या है, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। विषाणु अकोशिकीय असेल्युलर होते हैं, वे केवल मेजबान कोशिका के अंदर ही सक्रिय होते हैं क्योंकि उनके पास अपना चयापचयी तंत्र नहीं होता, मेटाबॉलिज्म तंत्र अपना है ही नहीं, तो कहाँ से जीवित रहेंगे। इसलिए आर ए की क्या है, सही व्याख्या है। क्या है? सही व्याख्या। और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं, दूसरा प्रश्न है अभिकथन ए। अभिकथन, रुडोल्फ विर्चो ने ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का सिद्धांत दिया जिसने कोशिका सिद्धांत को पूर्णतः प्रदान की। क्या ये बात सही है? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। रुडोल्फ विर्चो ने ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूली का सिद्धांत दिया जिसने कोशिका सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की। बिल्कुल सही। अभिकथन क्या है? बिल्कुल सही, एकदम 100%, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था ना, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है फिर कारण? रुडोल्फ विर्चो ही वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी के नीचे जीवित कोशिका देखा। ना जी ना, बिल्कुल गलत। क्या ये थे क्या? रुडोल्फ विर्चो थे? नहीं। कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा आपका? कब देखा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने? 1674। ठीक है, तो प्रश्न 2 का क्या सही हो जाएगा? अभिकथन ए बिल्कुल सही है लेकिन कारण आर क्या है? असत्य, क्योंकि जीवित कोशिका को सबसे पहले एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने देखा था, ना कि विर्चो ने। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रश्न 3। राइजोपस जैसे फफूद कोशिका सिद्धांत के संरचनात्मक नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं। क्या ये बात सही है? राइजोपस जैसे जो फफूद होते हैं कोशिका सिद्धांत के संरचनात्मक नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं। उसके बाद दूसरा भी देख लेते हैं हम, कारण क्या कह रहा है? राइजोपस का कवक जाल जिसे माइसीलियम बहुकेंद्रकीय सिनोसिटिक होता है जिसमें स्पष्ट कोशिका सीमाओं या पट्टियां सेप्टा का अभाव होता है। बिल्कुल सही, दोनों अभिकथन और कारण बिल्कुल सही है। हमने अपवाद में देखा नहीं था क्या राइजोपस और फफूद कोशिका सिद्धांत के बारे में? ठीक है, और राइजोपस का कवक जाल क्या होता है? माइसीलियम बहुकेंद्रीय सिनोसिटिक होता है। इसमें स्पष्ट कोशिका सीमाओं या पट्टियां सेप्टा का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, तो उत्तर हो गया ए। व्याख्या, कोशिका सिद्धांत कहता है कि जीव कोशिकाओं में बटे होते हैं लेकिन राइजोपस एक सतत कंटिन्यूअस संरचना है जिसमें कई केंद्रक होते हैं और बीच में कोई दीवार नहीं होती, अतः यह अपवाद है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला है प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है? प्रश्न 4, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी कोशिकाओं की मूल रासायनिक संरचना भिन्न भिन्न होती है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी कोशिकाओं की मूल रासायनिक संरचना भिन्न भिन्न होती थी क्या? हाँ, बिल्कुल गलत। अभिकथन क्या है? गलत।
आधुनिक कोशिका सिद्धांत मॉडर्न सेल थ्योरी के अनुसार जो भी सभी कोशिकाएं थी उनकी मूल रासायनिक और जो बेसिक मेटाबॉलिज्म सिस्टम था वो क्या होता था, समान होता था। क्या होता था? समान होता था। ठीक है। दूसरा कारण क्या है? आनुवंशिक जानकारी डीएनए कोशिका विभाजन के दौरान एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रभावित होती है। बिल्कुल सही। कारण क्या है? बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अभिकथन ए असत्य है क्योंकि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार समान प्रजातियों की कोशिकाओं की मूल रासायनिक संरचनाएं समान होती है, भिन्न नहीं। कारण आर सत्य है क्योंकि डीएनए का प्रवाह होता है। ठीक है, जो डीएनए का प्रवाह, फ्लो ऑफ डीएनए, तो मैंने आपको बताया था, पहला वाला लाइन भी मैंने आपको बताया था। ठीक है। अगला है प्रश्न 5। प्रश्न 5 एसर्सन है स्लाइडेन और स्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया मूल कोशिका सिद्धांत यह स्पष्ट करने में पूरी तरह असमर्थ था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। बिल्कुल सही। स्लाइडेन और स्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया जो भी मूल कोशिका सिद्धांत था यह स्पष्ट करने में पूरी तरह असमर्थ था। ठीक है, कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। कारण क्यों? रुडोल्फ विर्चो ने अपने शोध में ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का सिद्धांत दिया और प्रमाणित किया कि जो नई कोशिकाएं होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग कोशिकाओं के विभाजन से ही उत्पन्न होती हैं। क्या ये सही है? बताइए। देखिए, दोनों कथन सत्य है, लेकिन आपका जो आर है, जो क्या है, आर रीजन है, वो अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहे। हमने दोनों पढ़ा था, स्लाइडेन और स्वान कोशिका सिद्धांत को अच्छे से क्या नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और रुडोल्फ विर्चो ने अपने शोध ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूली में यह प्रमाणित किया था कि जो नई कोशिकाएं होती है वे पूर्व उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग कोशिकाओं के विभाजन से ही उत्पन्न हो सकती है, लेकिन दोनों में कोई संबंध ऐसा है नहीं। ठीक है, जो व्याख्या दे सके मतलब। तो हम क्या लिखेंगे? अभिकथन ए बिल्कुल सत्य है क्योंकि स्लाइडेन और स्वान कोशिकाओं की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर पाए थे। वे मानते थे कि कोशिकाएं क्रिस्टलीकरण जैसी प्रक्रियाओं से बनती है। कारण आर भी एक सत्य कथन है कि विर्चो ने नई कोशिकाओं के बनने का सही कारण बताया। हालांकि कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यह केवल उस समस्या का समाधान बता रहा है जिसका उल्लेख ए में दिया गया है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, जो हमने पहले बात की थी। ठीक है। अब आते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक जीव की समग्र शारीरिक गतिविधि उसकी स्वतंत्र कोशिकाओं की कुल गतिविधियों और उनके मध्य होने वाली अंतःक्रिया का परिणाम है। कारण कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा का प्रवाह, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं और मेटाबॉलिज्म होता है जो कोशिकाएं विभिन्न कोशिकांगों ऑर्गेनेलिस की मदद से विशिष्ट कार्य करती है जो अंततः पूरे जीव को जीवित और सक्रिय रखते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों क्या है? सही है। अभी हमने पढ़ा था आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक जीव की जो समग्र शारीरिक गतिविधि उसकी स्वतंत्र कोशिकाओं की कुल गतिविधियों और उनके मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का ही क्या है? परिणाम होता है। अब लिखा भी है, अभिकथन ए सत्य है। यह आधुनिक कोशिका सिद्धांत मॉडर्न सेल थ्योरी का एक प्रमुख बिंदु है। कारण आर भी सत्य है और यह ए की बिल्कुल सही वैज्ञानिक व्याख्या करता है क्योंकि कोशिकाओं के भीतर का मेटाबॉलिज्म जो है और कोशिकांगों का कार्य ही वह कारण है जिससे कोई बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य या पौधे अपनी समग्र गतिविधियां कर पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए जिससे हमारा बेसिक कंसेप्ट ठीक हुआ। ठीक है, यदि आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो बीजे एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इम्पोर्टेंट एक बात थी कि आप कृपया चैनल पर बने रहें। इसमें हम
जल्द से जल्द एमसीक्यू भी लेके आएंगे, ठीक है, जिससे आपकी जो तैयारी है उसको बूस्टअप मिलने में मदद हो सके। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।